जो आप मन के आशीर्वाद प्यार और स्नेह है मेरा कभो नहीं भूल सको। जैसे रायपुर के जनता है विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 23 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे रिकॉर्ड लोकसभा में आप मन तोड़ना है। और रायपुर से ऐसे संदेश जाना चाहिए मोदी जी ना कि छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट विष्णुदेव साई जी के किरण देव जी के नेतृत्व में हमन मन जीत के देवत हन। और एक कांग्रेसिया मला सबक सिखाना है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसिया मन 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला खूब बेवकूफ बनाइन, खूब धोखा दें, खूब भ्रष्टाचार करें, छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। और कितना हमन के नेता मन जेल में है, हमारा सहयोग करने वाला अधिकारी जेल में है, उमन के बेल भी नहीं होते, सब आप मला मालूम है। आवाज भी सट्टा धड़ल ले चलत है, डबल इंजन के सरकार में चलत है। पूछे अमित शाह जी ले कतका चंदा ले हस सट्टा वाला में से चंदा 3 है तो कहां रिकॉर्ड ले हस। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड वो सब लिखा है। बड़ा धर्म वाले बनता गौ माता के नाम से वोट मांगता, अरे गौ मास निर्याता के ओकरों से चंदा ले लेते हैं। मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हॉट सीटों पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा हाई हुआ है उससे अब चुनावी समर काफी कसमकस भरा हो गया है। और नामांकन रैलियों के साथ राजनीतिक दलों ने जिस ढंग से अपनी ताकत झोंकी है उससे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा चुनावी समय है वो एक दूसरे पर हमलावर अंदाज में राजनीतिक दल निकालेंगे। अब तक लगता था कि चुनावी जो पारा है वो हाई कब होगा, तो मौसम तो जरूर ठंडा हो गया है लेकिन चुनावी पारे ने अपनी गर्मी दिखा दी है। नामांकन के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी सेना के साथ मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। तो उसी पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है चुनावी रण, जीत का प्रण। तो जीत का प्रण किसका पूरा होगा, इस पर बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रूपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन खास पॉलिटिकल हैपनिंग से भरा रहा, क्योंकि अलग अलग जगह पर हमें आज नामांकन देखने को मिला। भाजपा ने भी नामांकन किया, कांग्रेस ने भी नामांकन किया। खास तौर पर तीसरे चरण के जहां चुनाव हैं वहां पर नामांकन के दौरान खास तौर पर जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को मिला। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। दुबे जी, मुद्दा क्या बनता हुआ दिख रहा है? अमित शाह का दौरा कल राजनांदगांव में भी हुआ था, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। आज उसका जवाब भूपेश बघेल दुर्ग के नामांकन रैली में देते हुए नजर आए। किस तरीके के मुकाबले में आप अपने आप को यानी कांग्रेस को पाते हैं? मोहन भाई नमस्कार जी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए न्याय पत्र जो घोषणा पत्र है 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ आम जनता के बीच में गई है, और निश्चित रूप से वो जो हमारी जो न्याय योजनाएं हैं, हिस्सेदारी न्याय हो, किसान न्याय हो, चाहे महालक्ष्मी नारी न्याय हो, युवाओं के लिए बात करें हैं, उन सब चीजों पर आम जनता भरोसा कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने रोजगार गारंटी का, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार जो अपने 10 साल के कार्यकाल में दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में आज देखिए भाजपा 10 साल के अपने कार्यकाल में एक भी ऐसी योजना बताने में असक्षम है। और पूरी तरह से इनकी जो जुमलेबाजी है, कपोल कल्पित जो परिकल्पनाएं हैं, इनके संकल्प पत्र के माध्यम से दिख रही है। 2019 में आजादी के अमृत काल में 75 घोषणाओं के साथ ये आए थे, उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी कर पाए। और तो और जिस प्रकार से भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और यहाँ कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी
की गारंटी की कानून की बात करी है, वहां भाजपा एमएसपी के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। हमने किसानों का कर्जा माफ की बात की है, भाजपा वही कर्जा माफ में मौन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा करके इन्होंने जो आम जनता के साथ साथ किसानों को जो मार दी है, इन सब चीजों में भाजपा के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र में जनता पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके ये मन बना चुकी है कि इस समय छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के साथ साथ देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर तो कांग्रेस ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर आई है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को हवा दे रही है बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। रोज हम मुख्यमंत्री के बयान सुन रहे हैं जिसमें पिछली सरकार की बखियां उधेड़ते हुए वो दिखाई देते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे गाहे बगाहे उठाते रहते हैं। वासु शर्मा जी से समझ लेते हैं। वासु जी, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो अपनी जगह हैं, जिसका बीजेपी को फायदा मिलता कई जगह दिख रहा है, लेकिन आप लोग बार बार स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मुद्दे ज्यादा फायदा देंगे, ऐसे समझती है क्या बीजेपी, शायद इसलिए आप लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए मोहन जी, भैया राष्ट्रीय ये देश का चुनाव है और जब देश के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे निश्चित रूप से हावी रहते हैं, क्योंकि ये हमको प्रधानमंत्री देश का चुनना है। और निश्चित रूप से हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पिछले 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? भ्रष्टाचार, अपराधगढ़, लूट मचा के रखी थी कांग्रेस पार्टी ने। उसी का तो खामियाजा कांग्रेस पार्टी को मिला कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको केवल 5 सालों में विपक्ष में बैठा दिया। हम तो लगातार 15 साल सत्ता में रहे ना हम, और उसके बाद कांग्रेस केवल 5 साल में जनता को इतना परेशान कर दिया इन्होंने कि जनता ने इनको 5 साल के बाद ही विपक्ष में बैठा दिया। अब ये बात है न्याय पत्र की। देखिए ठीक है, निश्चित तौर पे कांग्रेस न्याय पत्र लाई है, लेकिन हास्यास्पद बात यह है मोहन जी, कांग्रेस पिछले 50-60 साल से देश में सरकार में थी और उनको अभी न्याय की याद आ रही जनता की। पिछले 50-60 साल से क्या कांग्रेस जनता के साथ अन्याय कर रही थी क्या? और न्याय इन्होंने बहुत किया है जनता के साथ। आप देखिए, ये कहते हैं कि हम इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कांग्रेस पार्टी अलग घोषणा पत्र लेके आती है, और समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र है, और आरजेडी का अलग घोषणा पत्र है, तो सबका अपना, टीएमसी का अलग घोषणा पत्र है। पहले कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि अगर बाय चांस ये लोग सरकार में वैसे आने वाले नहीं है, लेकिन सरकार में आ गए तो वो कौन सा घोषणा पत्र लागू करेंगे देश की जनता के लिए, पहले ये जनता को बताए। और इन्होंने क्या है मोहन भैया कि कांग्रेस वाले को पता है कि हमको सरकार में आना नहीं है, तो कुछ भी घोषणाएं कर देते हैं। यानी उनके घोषणा पत्र को पढ़ोगे तो जनता हंस रही है। अब ये कहते हैं कि हम हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, यानी हर गरीब महिलाओं को। चलिए मान लीजिए देश में 50 करोड़ लोगों को ये पैसा देते हैं, देश का बजट है 48 लाख करोड़, और ये 50 लाख करोड़ महिला को देंगे, 50 लाख करोड़ तो उसी में लग जाएंगे। ये एमएसपी गारंटी की बात कर रही है। बहुत सारे बहस इस एमएसपी की गारंटी में देश में हुए हैं, उसमें बहुत सारे डिबेट हुए हैं। उसमें एक आंकड़ा निकल के आता है कि 45 लाख करोड़ रुपए का बजट उसी में लग जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी जनता को बेवकूफ समझती है क्या कि घोषणा पत्र में कुछ भी वादे लाके? क्या जनता इतनी असमझ नहीं है? वो देखती है कि कौन सी पार्टी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, जो उन्होंने संकल्प पत्र में दोहराया है कि हमने 4 पिल्लर में हम चार जाति मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, गरीब, युवा, किसान, महिला, और इसके लिए लगातार 10 सालों में काम हुआ है। आपको उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूं। चलिए मैं किसानों के लिए बात करता हूं। 11 करोड़ से ऐसे ज्यादा ऊपर है जिनको किसान सम्मान निधि का मिल रहा है। एमएसपी के दर में 2013 से लेकर 2024 तक में 1200-1300 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और आप बात कर लीजिए उनके किसानों को जो फसल बीमा का लाभ कांग्रेस की सरकार के समय में किसी को नहीं मिलता था, वो फसल बीमा का लाभ भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ऐसे अनेकों हैं जो हमारे घोषणा संकल्प पत्र में है। तो वो जनता देखती है कि कौन सी पार्टी है जो धरातल पे विश्वास करे। हवाई वादे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन धरातल में कोई अगर घोषणाओं को उतारता है और मोदी की गारंटी को कोई पूरा करता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री। चलिए, प्रधानमंत्री एक बड़ा एसेट है बीजेपी के पास, इसलिए बार बार उसी की बात होती है और उन्हीं से इर्द गिर्द मुद्दों को वो लेकर आते हैं। चलते हैं नागेंद्र वर्मा जी के बाद। नागेंद्र जी, पूरे प्रदेश में अब स्थितियां साफ हो चुकी है और आज के नामांकन के बाद ये भी साफ है कि भाई किसके किसके बीच खास मुकाबला रहेगा। क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ का सिनेरियो, किस तरीके से ये जो पूरा चुनाव है छत्तीसगढ़ का वो संपन्न होगा, कैसा मुकाबला रहेगा? कसमकस भरा रहा। देखिए, चुनाव जल्दी
होने जा रहा है। सारी चीज़ें तैयार है, पार्टियों ने भी अपने तरफ से तमाम प्रचार अभियान चला के रखा है और लगातार जनता से मेल मुलाकात, पार्टी के वायदों की बात, अपने एजेंडे की बात, ये लगातार दोहराई जा रही है। सवाल ये उठता है कि जनता किस तरीके से इन सब चीज़ों को ले रही है, ये एक महत्वपूर्ण विषय बन रहा है। हाल में ही विधानसभा में कांग्रेस ने पराजय ली है, इसके बाद बीजेपी जो है वो पूरे उत्साह के साथ मैदान में नजर आ रही है। मुद्दे ढेर सारे हैं और वो राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे वो प्रदेश में जो इस 5 साल के दौरान जो भी खामियां रही उसको भी जनता के बीच जाके बताने का जो पुरजोर प्रयास है वो एक तरीके से बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो उनका जो संवाद है सीधे बन रहा है और मुद्दे ढेर सारे हैं। सबसे बड़ी चीज आज के दौर में आम मतदाता जो है वो एक प्रबुद्धता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके मदद से वो तथ्यों की पड़ताल गंभीरता से कर सकने में सक्षम है और अपने वोट की कीमत जो है वो समझने में पूरी तरीके से मुझे लगता है कि अब एक जिम्मेदार होने लगा है, अपने वोट को समझ रहा है। वो किसे चुनेगा ये इस बात को लेके भी एक तरीके से एक मौन सा नजर आ रहा है। ठीक है, मुद्दों की अगर हम बात करें तो बस्तर से सरगुजा तक क्या कोई एक तरीके का मुद्दा रहे चलेगा क्या छत्तीसगढ़ में, या अलग अलग लोकसभाओं में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे तो अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ को उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्र में ही बांट सकते हैं। तो लगातार यही देखने में आया है कि सरगुजा और बस्तर ये दोनों विकास की मुख्य धारा से अभी भी काफी छूटे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर विकास की बहुत चाहत है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और मध्य क्षेत्र में भी एक आप थोड़ा सा असंतुलन देख पाते हैं। यहाँ पर लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन यहाँ बेरोजगारी की समस्या जो है वो प्रमुख बनती है और दोनों ही पार्टी इसको लेके अपनी संजीदगी दिखाती है। लेकिन अगर कोई खास एक मुद्दा बोला जाए कि छत्तीसगढ़ में किस खास मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है और किस पे दोनों राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, तो ऐसा कोई खास मुद्दा अभी नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार को जैसे बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका असर होगा क्या, या इसे एक्सेप्ट करेगी क्या जनता? देखिए, भ्रष्टाचार को लेके भी लगातार बात होती है, हमेशा इस पे आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन अब लोगों के अंदर भी इस चीज को लेके एक बड़ी परेशानी सी आ रही है और इसको लोग समझने लगे हैं कि भ्रष्टाचार यकायक खत्म होने वाला नहीं है। ये राजनेता जो हैं वो बोलते जरूर हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो उसमें उस तरीके से भ्रष्टाचार पे नकेल नहीं कस पाते जितने की अपेक्षा रहती है। तो आम जनता इस तरीके के मुद्दों को हल्के में ले रही, मुझे लगता है। जी, भ्रष्टाचार मुद्दे को जोर शोर से उठाया जरूर जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन ये मुद्दा अपनी जगह है, एक तरीके से छवि दागदार होती है। अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशी भी हैं, तो उनको और उनकी पार्टी को एक तरीके से बैकफुट में भी आना पड़ रहा है। चलते हैं दुबे जी के पास। दुबे जी, इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं। एक बार सरकार का नुकसान आप लोगों को हो चुका है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अब लोकसभा में भी वही सारी बातें आ रही है और डिफेंड कांग्रेस नहीं कर पा रही है। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? मोहन जी, कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा के द्वारा लगाया गया भ्रष्टाचार का जो आरोप है कहीं प्रमाणित नहीं हुआ है। एक भी जांच रिपोर्ट भाजपा के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले तथाकथित रूप से आए हैं उसमें प्रमाणित तो दूर की बात, जांच की प्रारंभिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। और तो और जिस प्रकार से भाजपा का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो पूरा देश ने देखा है भ्रष्टाचार, और उसके बाद खैरागढ़ जहां अमित शाह जी गरज रहे थे वहां खैरागढ़ के एसडीओ ने
चुनावी चंदे के लिए राजनांदगांव में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में चुनावी चंदे के नाम से ठेकेदार से कमीशन खोरी और रिश्वत की मांग की और उसको ट्रैप हुआ। ये भाजपा का आकंठ भ्रष्टाचार, प्रमाणित भ्रष्टाचार और प्रारंभिक भ्रष्टाचार का चाल, चरित्र और चेहरा है। इसी प्रकार से भाजपा प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार से ओतप्रोत पार्टी रही है और मात्र तथाकथित रूप से ये सिर्फ अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, देखिए देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इनके संकल्प पत्र में कहा गया है 10 साल में जो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का मात्र 4 करोड़ मकान बना सके और उसके बाद 3 करोड़ मकान बनाने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 माह हो गए हैं, पहला कैबिनेट का पहला फैसला प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इनके द्वारा किसी भी हितग्राही को 1 रुपया नहीं दिया जाना, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को किस प्रकार से दुर्गति करके रखे हैं और साथ ही साथ मात्र तथाकथित कहने से महादेव ऐप के बारे में बार बार एक गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 72 मामले दर्ज किए, 710 बैंक खाते सीज किए और 400 से अधिक लोगों पर अपराध दर्ज करने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में की और केंद्र सरकार को पत्र लिखा। उसके बाद भी केंद्र सरकार महादेव सट्टा ऐप जैसे गेमिंग में उन्होंने रोक लगाने से पीछे हट गए। यहां तक फ्यूचर गेमिंग से उन्होंने 1300 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी लिया है। और तो और दुर्भाग्यजनक रूप से कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से टेलीविजन के चैनलों में ऑनलाइन गेमिंग को, बच्चों को, युवाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार का खुला खेल जो भाजपा कर रही है वो आने वाली पीढ़ी के लिए कलंकित होने का, ये दुष्परिणाम होने का स्पष्ट जीता जाता उदाहरण है। बीजेपी अगर मुद्दे उछाल भी रही है तो वो उन्हीं के लिए भारी पड़ेंगे, ऐसा मान के चल रही है। और कई तरीके के सवाल जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी की तरफ से भी उठते हैं, तो ये क्या मुद्दा चल पाएगा? देखिए मोहन जी, कांग्रेस जो है धरातल से खत्म हो चुकी है। इनको धरातल के मुद्दे का पता ही नहीं है। इन्होंने केवल हवाई बात करते हैं। इनके नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री स्लीपर सेल कहते हैं। स्लीपर सेल किसे कहा जाता है मोहन जी? आतंकवादी को स्लीपर सेल कह, आतंकवादी को स्लीपर, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं। जिस क्षेत्र से चुनाव वो लड़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भरे मंच से स्लीपर सेल कह रहे हैं। इनके उनके कार्यकर्ता उनके खिलाफ कह रहे, तानाशाही का आरोप लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। अभी ये बात बहुत अच्छी रुपेश जी ने उठाई, फ्यूचर अब मैं आपके बीच, रुपेश जी मैं आपके बीच नहीं बोला, थोड़ा सुनने का साथ रखिए। देखिए फ्यूचर गेम कंपनी के ऊपर यार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 1300 करोड़ रुपए मिले। आप मोहन जी, मैं आप यहां बैठा हूं, आप ये फैक्ट चेक करिए कि 1300 करोड़ रुपए में फ्यूचर गेमिंग जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 580 करोड़ रुपए किसी को मिला है तो इनके गठबंधन के साथ ही डीएमके को मिला है। 190 करोड़ रुपए का भी मिला है तो टीएमसी को मिला है और आंध्र प्रदेश के इनके जो सहयोगी दल है उनको मिला है। ये कैसे, और आपके चैनल में लाइव झूठ बोल रहे हैं, ये पकड़ में आ जाएगा। अभी आपको बता रहा हूं मैं, ये केवल झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। आप बता देंगे, रुपेश दुबे ये बता देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले अगर ये 2014 में चुनाव लड़े तो कितना रुपए कांग्रेस पार्टी को मिला, ये बताएंगे क्या आप? केवल झूठ और फरेब। चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे मत बोलिए, आप मत बोलिए इलेक्टोरल बॉन्ड, आपका झूठ पकड़ा गया रुपेश दुबे जी। 1300 करोड़ अगर दिए हैं तो उसका साक्ष्य रखिए, आप साक्ष्य रखिए यहाँ पर, केवल झूठ का आरोप मत लगाइए। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। इन्होंने कहा महादेव ऐप पे आरोप क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाया? प्रमोटर के जरिए विधानसभा चुनाव में 508 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप कौन लगाया? महादेव ऐप का प्रमोटर लगाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना है? और ये कह रहे हैं कि ईडी को हमने पता है, मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अगर एक भी पत्र केंद्र सरकार को लिखा है तो वो दिखाए कांग्रेस पार्टी। ईडी ने जब जांच चालू की तो ईडी ने
केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप महादेव ऐप को बंद किए, तो उसके त्वरित बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद महादेव ऐप को बंद किया गया। ये कांग्रेस पार्टी उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। केवल और केवल 508 करोड़ रुपए का जवाब आपकी पार्टी को देना पड़ेगा कि विधानसभा में किस पॉलिटिकल मास्टर को वो पैसा गया और वो विधानसभा में कैसे उपयोग होगा, इसका जनता जवाब पूछ रही है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि इस छत्तीसगढ़ में 5 साल में भ्रष्टाचार की भेंट चल गई। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा किसी ने लूटा है, वो कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। ये बोल नहीं पाएंगे, इनके पास मुद्दे नहीं है। मोहन जी, मैं तो कहता हूं आप चुनाव लड़िए ना, हमने मोदी की गारंटी में काम किया है, आपने उस मुद्दे पे आइए। आपने पीएम आवास की बात की, निश्चित तौर पे बजट को उसका प्रावधान है। महतारी वंदन योजना को 70 लाख से ऊपर महिला को 2 साल का किस्त मिल गया, बकाया 2 साल का बोनस बैंकों के खाते में चला गया, 21 कुंटल 3100 रुपए किसानों के खाते में चले गए। पीएससी स्कैम में सीबीआई जांच की बात मैंने कर दी। इस मुद्दे पे चुनाव लड़िए अगर आपके में है तो। अगर हमने काम करके नहीं दिखाया है तो जनता के बीच में जाइए और बताइए, लेकिन आप इस मुद्दे में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमने काम कर चुका है। 80% जाता वादे धरातल पे उतर चुके हैं। ठीक है, चलिए 80% वादे बड़ी हास्यास्पद बात है। बातों पर एक बार फिर से आएंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी के पास चलते हैं। नागेंद्र जी, ये दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, क्या इस तरीके के मुद्दे जरूर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, पर इसका जनता में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जनता क्या सबको बराबर मान के चलती है या उसके तराजू में कोई कम ज्यादा भी होता है? हाँ, वही मैं बोल रहा था मोहन जी कि आज जनता जो है वो प्रबुद्ध हो चुकी है और वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप को लेके बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है, खासतौर पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने में, अपनी ताकत का उपयोग करने में। उसे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो एक चुनाव के समय इस तरीके की चीजें आती है और इसका कोई असर मुझे लगता है कि चुनाव में एकदम फौरी तरीके से नहीं दिखता। आजकल लोग जो हैं वो अपने मुद्दों पे रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि किस पार्टी से उनको क्या फायदा मिलने वाला है या आगे चल के क्या परिस्थितियां बन रही है। तो आज का जो इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार या अन्य जो चुनाव के समय में उछलने वाले जो मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी नहीं दिखते और इसका असर चुनाव में नहीं के बराबर होता। ठीक है, चलिए अब उन सीटों पे एक बार राय ले लेते हैं दोनों पक्षों की, जहां पर कांग्रेस मजबूत रही है अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से और दूसरी तरफ बीजेपी अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मजबूत है। तो उसमें हम देखते हैं कि महासमुंद की सीट कांग्रेस जीत चुकी है, दुर्ग की सीट कांग्रेस जीत चुकी है, बस्तर जीत चुकी है, कोरबा जीत चुकी है। तो ये 4-5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है। दुबे जी, क्या इन सीटों पर एक बार फिर से हमें कांग्रेस का सांसद बनता हुआ दिखेगा? निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट आ रही है देश के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आने वाले समय में जनता मतदान करेगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के सांसदों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो उनकी निष्क्रियता रही, उसका दंश भाजपा को भुगतना पड़ेगा कि एक भी सांसद, कोई भी सांसद जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने से पीछे रहे, उन्होंने साहस भी नहीं किया। उसका एकमात्र कारण यह है कि उनको अपने पद से मतलब था, आम जनता से कोई सरोकार नहीं था। और जिस प्रकार से महतारी वंदन के नाम पर इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई, लेकिन उनके महिलाओं के साथ जिस प्रकार से क्राइटेरिया बना करके छल किया गया है, देखिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती रही हैं। मोहन जी, इस समय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कम से कम 7 सीटों के साथ जीत करके देश में कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस ओर छत्तीसगढ़ की जनता का मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उन सीटों पे बात करते हैं जहां बीजेपी को एज है, लेकिन ऐसी सीटें हाथ से निकलती भी है, कई बार हम देख चुके हैं। वासु जी, क्या केंद्र की राजनीति या केंद्र में किसे बैठाना है, इन सब का फायदा आप लोग को मिलेगा और ये सारी सीटें आप लोग बचा पाएंगे जहां पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है? देखिए, कांग्रेस का सर्वे में हमारे भाई कह रहे रुपेश भाई, कांग्रेस सर्वे तो पिछले विधानसभा में इनको 75 सीट दे रहा था, तो वो सर्वे पे नहीं जाते हैं, अपन सर्वे में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने
लगभग 4 महीने की सरकार हमारी हुई है, लगभग जो वादे हमने घोषणा पत्र में दिए थे मोदी की गारंटी के तहत, उसको धरातल पर उतार दिए हैं। और ये जनता देख रही है, कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, तो उसमें मेरे कांग्रेस कौन सा चश्मा पहनी है कांग्रेस जाने, लेकिन छत्तीसगढ़ जनता ने देखा है। और मैं कह सकता हूं इस बार कांग्रेस 11 की 11 सीट हारेगी, क्योंकि मोहन जी इनके पास मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ा ये आदमी चाहिए। यही कवासी लखमा कहते हैं कि तीर कमान पकड़ के पुलिस वालों को मारो, और कहते हैं कि कवासी जीतेगा मोदी मरेगा। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द, ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है कि उनको सामने हार दिख रही है। कांग्रेस को लगातार ये समझ रहे हैं कि इनकी धरातल जमीन खिसक गई है, क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं बचा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ना इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं। कार्यकर्ता तो खुद इनको कह रहे हैं, कार्यकर्ता तो इनसे नाराज हैं। अभी इनके बड़े नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी पार्टी छोड़ के गए। गौरव वल्लभ जी ने सीधा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि सनातन के विरोधी कांग्रेस पार्टी है। राम मंदिर पर वो क्यों नहीं गए? आपके कांग्रेस के पूर्व के नेता आपके आरोप लगा रहे हैं। और ये निजीकरण और ये सब के मामले में जो आप स्टैंड लेते हैं, उसका भी विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके प्रवक्ता जो अभी 3-4 जो छोड़ के गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता थे कांग्रेस के, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, कांग्रेस कम्युनिस्ट हो गई है। इस विचारधारा में वो चलने लग गए हैं। आते हैं एक बार फिर से नागेंद्र जी के पास आते हैं। नागेंद्र जी, थोड़ा सा हम अगर पूरे राजनीति को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस से नेता बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये भी कोई संकेत है, या फिर ये एक तरीके से सत्ता के असर की वजह से, उस चुंबक की वजह से ये कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी जा रहे हैं? जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, उनके बयानों को अगर आप देखें तो वो लगातार यही तो दोहरा रहे हैं कि वो वहाँ पर असहज थे, वहाँ पर उनको वो अवसर नहीं मिल पा रहा था, या उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखा जो एक पार्टी की नीति से हट के चल रहा है, जिसके साथ वो अपने आप को नहीं फिट कर पा रहे थे, इसलिए वो हट रहे हैं। पार्टी को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि उनकी राष्ट्रवाद की भावना या धार्मिक भावना, इन सब चीज़ों को इसका असर हो रहा था। इस तरीके की बयानबाजी हम सुनते चले आ रहे हैं। एक इम्पैक्ट ये भी है। दूसरा चीज़, संसद के चुनाव में एक सबसे प्रभावी होता है कि राष्ट्रवाद का जो भाव है, या राष्ट्र विकास की जो बातें हैं, या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, वो ज़्यादा प्रमुखता से उठते हैं। तो कहीं उसका भी एक लहर जैसा असर हम कार्यकर्ताओं में देख पा रहे हैं। और हर मैदानी क्षेत्र में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो विफल हो रही है जन संपर्क में या जनता से संवाद करने में। अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाके वो उत्साह नहीं बना पा रही है जो अभी चुनाव के समय उनको बनाना चाहिए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दमदार नेता जो हैं वो जब बयान कर रहे हैं तो कई बार अति उत्साह में या बहुत ज़्यादा भीड़ देख के वो फिसल रहे हैं अपने बातों में, और ये मुद्दा बनता जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं इस पे एक संतुलन की बेहद जरूरत है, गंभीरता की जरूरत है। इस पे कहीं ना कहीं मोहन जी एक कुछ मैं गिनाना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे मुझे 1 मिनट दीजिए, आप मत गिना। देखिए, ये कांग्रेस वाले हमसे हमेशा सवाल करते हैं कि 10 साल में क्या हुआ। मैं कुछ सेकंड लूंगा और सब वादे। इस देश में 11 करोड़ शौचालय बन गए, 13 करोड़ लोग से ऊपर को शुद्ध पेयजल मिल गया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बात है, इसमें अगर इंडिया में देश में लाभ मिला है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी लाभ मिला है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि लगातार इस देश में क्या, अगर किसान सम्मान निधि की राशि एक लोगों को मिली है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिली है। अगर पक्का घर किसी को मिला है तो घर मिला है। इनके समय में 74 एयरपोर्ट होते थे, बढ़ के 150 हो गए। इनके समय 5 शहरों मेट्रो चलती थी, बढ़ के 20 हो गए। मेडिकल कॉलेज 384 होते थे, बढ़ के 600 हो गए। तो ये सब मुद्दे हैं, मुद्दे हमारे पास बहुत है। लेकिन कांग्रेस जो दिग्भ्रमित की राजनीति कर रही है, जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, वो जनता सब समझती है। कांग्रेस जो वादा, मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से मोहन जी पूछना चाहता हूं, मैंने पहले ही बात कर दिया। आप कांग्रेस पार्टी अभी बता दे कि 1 लाख रुपए वो कैसे महिलाओं को देंगे। रुपेश दुबे जी अभी बता दे। ठीक है, वो बता चुके हैं राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता लोग। लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि आखिर ये पैसा आएगा कैसे, मैनेज कैसे होगा। तो इस पर और कई बार हम बैठेंगे तो चर्चा करते रहेंगे। लेकिन
फिलहाल नामांकन रैलियों के जरिए जो ताकत दिखाई गई है, जिससे चुनावी पारा हाई हो गया है, उस पर आज हमने चर्चा की। समय कम है, समय इस लंबी चर्चा के लिए जो है कम पड़ गया है, लेकिन आज की चर्चा ही खत्म करते हुए हम फिर कभी इस पर और चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वासु शर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुपेश दुबे जी बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।